नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर में असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इस टॉपिक से लगभग हर वर्ष कुछ प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को मापने की 3 स्तर पर विधियां बनाई गई है। तो राष्ट्रीय आय की गणना 3 स्तरों पर की जाती है। पहला आय स्तर, दूसरा है उत्पादन स्तर, तीसरा है व्यय स्तर। इसलिए इनके स्तर के आधार पर 3 मेथड हो गए। एक तरह से आय विधि हो गया और उत्पादन या मूल्य वृद्धि विधि के उत्पादन करते हैं तो किसी वस्तु को जब उत्पादन किया जाता है उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है। तो उसके आधार पर जब हम उस विधि के आधार पर जब गणना करते हैं तो उसे उत्पादन विधि कहते हैं और व्यय के आधार पर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसे व्यय विधि या व्यय स्तर पर मापना कहते हैं। सर्वप्रथम 1917 में शुम्बिटर ने इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1970 में प्रोफेसर शुम्बिटर ने बताया था, सुझाव दिया उन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का। उसके बाद में यूएसए में मिशेल तथा कुजनेट्स 1935 में और यूके में मीड तथा स्टोन ने 1941 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान तीनों स्तरों पर लगाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कई बार पूछ लिया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का सुझाव किसने दिया, तो प्रोफेसर शुम्बिटर उसका आंसर होता है और भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। आय विधि, उत्पाद या मूल्य वृद्धि, वे विधि 3 विधियां हैं। इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यूडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों को इस डायग्राम के थ्रू बताया। तो स्टार्ट करते हैं आय विधि से। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आय विधि की बात करते हैं हम। आय विधि से मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि हम आय के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आय कितनी है। इसका एक दूसरा तरीका और हो सकता है कि हम उत्पादन के जब भी सभी साधन हो, उत्पादन के 4 साधन है: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। तो भूमि को मिला लगान, पूंजी को मिला ब्याज और श्रम को मिला मजदूरी और उद्यमी को मिला लाभ। तो जब हम लाभ, लगान, ब्याज, मजदूरी इन चारों की गणना कर ले तो हमको पता लग जाएगा हमारे साधनों को आय कितनी हुई, उनको कितना प्रतिफल प्राप्त हुआ है। तो जब हम उसकी गणना कर लेते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि राष्ट्रीय आय कितनी है, क्योंकि हमारे साधनों की आय कितनी है। जो उत्पादन के 4 साधन मुख्य रूप से हमने माने उनको आय कितनी हुई है, तो इस प्रकार से हम पता लगा। उसी प्रतिफल को हमने इन 3 भागों में बांट दिया है। बात वही, परंतु इन 3 रूप में दे दिया उनको। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्राचालन अधिशेष और स्वनियोजितों की मिश्रित आय। इन तीनों पार्टों को जब हम जोड़ लेंगे तो हम आ जाते हैं शुद्ध घरेलू आय पे। शुद्ध घरेलू आय का अर्थ हो गया नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि साधन लागत पर, साधन आय पर हमने ये काउंटिंग करी है साधनों की आय के आधार पर। तो ये क्या हो गया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। जो कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में समझे वो फिर से इस बार दोहराने का मौका मिल जाएगा हमें। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमने एनएफआईए जोड़ दिया, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जब हम इसमें जोड़ देंगे तो हम कहाँ आ जाते हैं, राष्ट्रीय आय पर जाते हैं। तो हमने इस आय विधि से घरेलू आय निकाली, उस घरेलू में हमने विदेशों से भी जो हमें आय प्राप्त हुई, साधन आय, उसको जोड़ लिया तो हम राष्ट्रीय आय पर आ गया। तो ये एक सिस्टम बना कि राष्ट्रीय आय पे किस तरीके से आ सकते हैं। साधन आय से हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए से नेशनल इनकम पर आ गए। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचलन अधिशेष और स्वनियोजितों की मिश्रित आय, इन्हें समझते हैं।
कर्मचारियों का पारिश्रमिक, तो हमने बात करी थी कि भाई मजदूर को मजदूरी मिलती है, तो केवल मजदूरी तो है नहीं साधन, हाँ कर्मचारी को भी कह सकते हैं हम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात होती है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, नकद तथा मजदूरी तथा वेतन को काउंट कर लेते हैं। एक तरह से ये साधन आय है। किस्म के रूप में प्राप्त आय, वस्तुओं के रूप में या अदर फैसिलिटीज के रूप में जो आय मिलती है कर्मचारियों को, उसकी बात है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का योगदान, सामाजिक सुरक्षा योजना में मालिकों के योगदान का अर्थ ये है कि मालिकों द्वारा दुर्घटना बीमा या प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा कराता है, यानी सामाजिक सुरक्षा में जो योगदान दिया जाता है मालिकों द्वारा, उद्यमियों द्वारा अपने वर्कर्स को, तो उसको भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो किसके पास, उसके वो फायदा किसको पहुंच रहा है, अंततः कर्मचारियों को पहुंच रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को भी शामिल किया जाता है। तो ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, इसमें सब चीजें आ गई। प्रचलन अधिशेष जो होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, इसके अंतर्गत संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों अर्थात निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ही उद्यमों में उत्पन्न होता है, परंतु सामान्य सरकार क्षेत्र में प्रचलनाधीश उत्पन्न नहीं होता। प्रचलनाधीश में निम्नलिखित मदे, मतलब प्रचलनाधीश की जो बात करते हैं वो संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय है, तो उसके अंतर्गत लगान, लगान का दूसरा अर्थ किराया या रॉयल्टी भी कह सकते हैं, लगान, ठीक है, ब्याज और लाभ। तो जैसा कि बताया था, मजदूर वाला पोर्शन इसमें हो गया, ठीक है, मजदूरी वाला, और लगान, ब्याज और लाभ, बाकी तीन जो साधन की आय है वो सब यहाँ आ गई। तो ये तीनों को मिला के हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है, और ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम बांट नहीं सकते, लाभ, लगान, ब्याज अलग अलग साधन है, वे स्वयं सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे छोटे दुकानदार, डॉक्टर। तो इनका हम, इनकी इनकम कितनी है, इन्होंने कितना पैसा लगाया, तो इसको निकालना मुश्किल होता है। जैसे भूमि, श्रम पूंजी आदि की सहायता से वस्तु सेवाओं का उत्पादन करते हैं, अतः उन्हें ब्याज, लाभ, लगान, मजदूरी आदि के रूप में मिली जुली आय प्राप्त होती है। इसको मिश्रित आय कहते हैं। इस आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो मिश्रित आय किसकी हो गई, जो स्वरोजगार में लगे हुए हैं, छोटे किसान, डॉक्टर, दुकानदार, रिक्शे वाले, इस प्रकार के जो लोग लगे हुए हैं स्वरोजगार में, उन्हें मिली जुली आय प्राप्त होती है, तो वो मिश्रित आय कहलाती है। उसको हम बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं कि उनको मजदूरी कितनी है, पूंजी का ब्याज कितना है, भूमि को लगान कितना, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाएं उस सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो जब हम इन तीनों चीजों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध घरेलू आय। ये फैक्टर्स की बात हो रही है, फैक्टर्स को मिलने वाला रिटर्न है, इसलिए फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब इसमें जब हम विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हमने पहले देखा, शुद्ध घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो गई। तो विदेशों शुद्ध साधन आय क्या है, देश के निवासियों द्वारा विदेशों में प्रदान की गई साधन सेवा के बदले प्राप्त आय, मतलब देश के निवासियों द्वारा विदेशों में जो काम किया गया उससे उनको आय प्राप्त हुई, और देश की घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा जो साधन सेवाओं के बदले में उन्हें भुगतान दिया गया, उनका अंतर। भारत देश के कितने लोग बाहर विदेशों में काम करने गए, उनको आय मिली, और हमारे देश में घरेलू सीमा में कितने गैर निवासियों ने काम किया, उनको जो आय मिली, उसका अंतर विदेशों से शुद्ध साधन आय कहलाता है। इसे हम राष्ट्रीय आय में जोड़कर अनुमान लगा लेते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है, इनकम मेथड, जिसमें हमने कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रचलन अधिशेष, प्राचालन अधिशेष और स्वनियोजित की मिश्रित आय को जोड़कर शुद्ध घरेलू आय, विदेश शुद्ध साधन आय को मिलाकर राष्ट्रीय आय की गणना कर ली जाती है। नेक्स्ट मेथड है मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि को जैसा कि हमने बताया कि उत्पाद विधि भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो प्रोडक्शन जब होता है और प्रोडक्शन करके हम उसको कहाँ बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं, इसलिए बाजार कीमतों पर ये गणना होती है। और सकल मूल्य वृद्धि यानी सकल ग्रॉस की शामिल होती है। जब हम किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं तो उसमें से डेप्रिसिएशन नहीं घटाते, उसको सकल शामिल होता है, ग्रॉस अमाउंट होता है। तो बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, बाजार कीमत पर द्वितीयक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, और बाजार कीमत पर तृतीयक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि। तो प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में जो सकल मूल्य वृद्धि होती है उसकी गणना कर लेते हैं। मार्केट में प्राइमरी सेक्टर में कितने लोगों ने कितना माल बिका, ठीक है, सेकेंडरी में कितना बढ़ा और सर्विस सेक्टर में कितना गया। तो इस प्रकार से हम उसकी काउंटिंग कर लेते हैं।
तो हमारे पास क्या निकल गया था, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर, क्योंकि ये गणना बाजार कीमत पे की जा रही है और सकल यानी ग्रॉस पे की जा रही है। तो इस सकल का अर्थ जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, सकल में डेप्रिसिएशन शामिल होता है, बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है और आर्थिक सहायता घटाई हुई होती है। तो एक एक स्टेप वाइज देखते हैं हम। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त हो गया, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो गया। इसमें से हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। तो जब सकल में से मूल्यह्रास घटाते हैं तो शुद्ध मिलता है हमें, सॉरी, सकल में से मूल्यह्रास को घटाया तो शुद्ध हमें प्राप्त होगा। बाकी सब एज इट सेम है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस पे है तो मार्केट प्राइस को भी हमें कम करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम हमें से क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया हमारे पास, इसमें से माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अर्थ हो गया माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी कर दिया तो हमारे पास आता है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब हम कहाँ आ गए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आ गए। तो डोमेस्टिक पे आ गए, तो डोमेस्टिक में फिर हमने विदेशी शुद्ध साधन आय जोड़ दिया तो हम राष्ट्रीय आय पे आ गए, और ये राष्ट्रीय आय क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये एक सिस्टम से हम राष्ट्रीय आय के यहाँ मूल्य वृद्धि विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करी, जिसके ये चरण हो गए। अब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक साधनों पर जो भी उद्योग धंधे निर्भर है डायरेक्ट, वो सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं हमारे। मछली उद्योग, खनिज उत्खनन, भूमि, पानी, वन, खानों आदि का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र वे क्षेत्र जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करते हैं, जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, जैसे लकड़ी, पेड़ से लकड़ी मिली हमको, उससे हमने टेबल बना दी, तो ये कहलाता है विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस क्षेत्र की एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के रूप में कपास होती है जो कि हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती है, और कपास से हमने कपड़ा बना दिया, गन्ने से हमने चीनी बना दी। तो इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र टर्शरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र वे क्षेत्र जो सेवाओं का उत्पादन करता है। सेवा क्षेत्र में आता है बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, तो ये सारी जो भी सर्विस सेक्टर आता है वो, तो इन तीनों स्तरों पर मूल्य वृद्धि की जाती है। तो मछली हमने समुद्र से, नदियों से ली और उसको मार्केट में बेची तो बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि हुई है। और द्वितीय क्षेत्र में जब हमने वस्तुएं बनाई तो उससे मार्केट में बिकी। तृतीय क्षेत्र में हमने सर्विस प्रोवाइड कराई मार्केट में तो उससे हमारी मूल्य वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से तीनों सेक्टर में मूल्य वृद्धि होती है। परंतु कई बार एक समस्या आ जाती है मूल्य वृद्धि विधि में, दोहरी गणना की समस्या। तो दोहरी गणना की समस्या को निपटाने के लिए हमने वास्तविक कितनी मूल्य वृद्धि करी है उसी की गणना करना अति आवश्यक है। शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए निम्नलिखित का अनुमान लगाया जाता है कि वह उत्पादन जो करा हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पादन का मूल्य क्या है। दूसरा, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। और तीसरा, स्थायी पूंजी का कितना उपभोग हुआ, कितना डेप्रिसिएशन हुआ। तो मूल्य वृद्धि विधि के अनुसार मध्यवर्ती वस्तुओं की उपेक्षा किए बिना दोहरी गणना की गलती से बचा सकता है। तो इस में दोहरी गणना की समस्या क्या होती है इसे भी आप समझेंगे, और कैसे बचा जा सकता है मूल्य वृद्धि विधि में यदि हम इसको अपनाते हैं। उत्पाद का मूल्य क्या है, उसमें से मध्यवर्ती वस्तु की लागत को घटा दें तो वास्तविक मूल्य वृद्धि हमें पता लग जाएगी। इस मूल्य वृद्धि विधि को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। उत्पादन की अवस्था एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, किसी वस्तु का प्रोडक्शन हम बढ़ता जाए, एक चरण से दूसरे चरण में जा रहे हैं। उत्पाद का मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत, ठीक है, और मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है। अब एक उदाहरण लेते हैं, गेहूं। जैसे किसान ने गेहूं बनाया और ये मान लेते हैं कि उसने
हालांकि बीज की इनकी सबकी कॉस्ट आती है, पर मान लेते हैं उसने बिना कुछ खर्च किए है 400 रुपए के उत्पाद का मूल्य, यानी 400 रुपए का गेहूं गेहूं का उत्पादन किया है। ठीक है, उसकी मध्यवर्ती वस्तु की लागत कुछ नहीं है और उसने मूल्य में वृद्धि 400 रुपए की, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। 400 रुपए हमने माना कि उसने उत्पादन किया है 400 रुपए के गेहूं का। अब उस 400 रुपए के गेहूं को मैदा बनाने वाले ने खरीद लिया, तो उसने लिया 600 में। अब 600 रुपए में, तो 600 में से 400 रुपए तो मध्यवर्ती वस्तु की लागत हो गई, क्योंकि 400 का तो उसने बेचा, वो मध्यवर्ती मैदा वाले ने खरीदा और उसने उसको 600 में बनाकर उत्पाद उसका मूल्य में वृद्धि कितनी कर दी, 200 रुपए की मूल्य वृद्धि करते हुए 600 रुपए का उसको उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट कर दिया। जो उसने प्रोडक्ट बनाया उस गेहूं को जो मैदा के रूप में कन्वर्ट किया उसको 600 रुपए में कर दिया, तो मूल्य वृद्धि विधि हो गई 200 रुपए। ठीक है, अब उस मैदा बनाने वाले से डबल रोटी बनाने वाले ने मैदा खरीदी। अब मैदा उसने 600 रुपए खरीदी, क्योंकि 600 रुपए का उसने उत्पाद कर दिया था, तो 600 रुपए की उसने मध्यवर्ती वस्तु की लागत आ गई। अब इस लागत जो 600 रुपए की जो मध्यवर्ती वस्तु है, इसमें इसने डबल रोटी बनाने वाले ने डबल रोटी बना दी और उसको 800 रुपए में वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो गई, उत्पाद का मूल्य 800 रुपए का मार्केट में बेचा, तो उसने मूल्य वृद्धि कर दी 200 रुपए की, वह मूल्य में वृद्धि हुई 200 रुपए की। ठीक इसी प्रकार डबल रोटी की बिक्री उसने करी, डबल रोटी की बिक्री हुई डबल रोटी बनाने वाले ने, अब उसकी बिक्री और कर दी, तो 800 रुपए की तो वो तैयार करी उसने। ठीक है, और उसने 100 रुपए मिलाकर 100 रुपए की मूल्य वृद्धि करते हुए 900 रुपए में उसे बेच दी। यानी सेलिंग करने, हमने डबल रोटी बनाने वाले ने डबल रोटी बनाई, अब उसके सेलिंग एजेंट थे, उन सेलिंग एजेंट्स ने 800 रुपए की सपोज करो खरीद ली और उसको मार्केट में बेच दिया 900 रुपए में, तो उन्होंने इनकम कितनी वृद्धि करी, मूल्य वृद्धि हुई 100 रुपए की। तो यदि अब हम दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, यदि हम इन सब का मूल्य जोड़ लें, इसने 400 रुपए का, इसने 600 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का, तो 2700 रुपए का उत्पाद हो गया। परंतु वास्तव में 2700 रुपए का उत्पाद नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है वो 400 और 600 800 1800 रुपए हो गए, तो 1800 रुपए जो हुए वो तो मध्यवर्ती वस्तु है, तो यहाँ 400 रुपए दोबारा जुड़ गए, यहाँ 600 रुपए दोबारा जुड़ गए, यहाँ 800 रुपए दोबारा जुड़ गए, तो ऐसी स्थिति में दोहरी गणना की समस्या हो जाती है। तो हमने क्या मूल्य, इसलिए हमारा जो मेथड है वो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, तो 900 रुपए की मूल्य में वृद्धि हुई है। 400 200 400 रुपए का माल था, गेहूं बनाया, उसने 200 रुपए की मूल्य वृद्धि करी, फिर 200 की, तो वास्तविक अर्थव्यवस्था में कितनी मूल्य वृद्धि हुई है, 900 रुपए की। अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितने का हुआ, 900 रुपए का, तो वास्तविक जीडीपी हमारी निकलेगी जो वो 900 रुपए की होगी, ना कि 2700 की होगी। 2700 की होगी तो जैसा कि हमारा फॉर्मूला है उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु, तो वो है हमारे पास 900 रुपए, 2700 माइनस 1800, 900 रुपए। ओके, मूल्य वृद्धि विधि में ये हो गया। तीसरा हमारा कंसेप्ट है व्यय विधि। व्यय विधि में व्यय विधि का अर्थ ये है कि भाई जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो हम उसको काउंट कर ले। आज मैं 100 रुपए खर्च करता हूँ, तो मुझे पता लगा मेरा जो 100 रुपए खर्च हुआ वो दूसरे की इनकम हो गई, क्योंकि उसने उस 100 रुपए का प्रोडक्ट बना के बेचा होगा, तो 100 रुपए की इनकम हुई, तो मैंने कितना खर्चा किया उसको काउंट कर लो आप। सब लोगों ने पूरे राष्ट्र में जो लोग खर्चा कर रहे हैं, जो लोग व्यय कर रहे हैं, उसको काउंट कर ले, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इसके 4 पार्ट हैं। निजी अंतिम व्यय विधि, व्यय विधि के अंतर्गत निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। निजी अंतिम उपभोक्ताओं से संबंधित जो भी व्यय होते हैं वो सभी निजी अंतिम उपभोग व्यय होते हैं। सरकारी अंतिम उपभोग, सरकार द्वारा जो भी व्यय किया जाता है उसे काउंट करते हैं। सकल घरेलू पूंजी निर्माण का तात्पर्य ये है कि पूंजी निर्माण के ऊपर कितना जो भी व्यय किया जा रहा है। और शुद्ध निर्यात से तात्पर्य है कि निर्यात में से आयात घटा देते हैं तो हमारे पास शुद्ध निर्यात आ जाता है और उसको काउंटिंग कर लेते हैं, एक तरह से वो व्यय है। तो इस प्रकार से हम इन चारों की गणना करके, जब इन चारों की गणना कर लेते हैं तो हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
क्योंकि जो व्यय किया जा रहा है, उपभोग पर व्यय किया जा रहा है, अंतिम उपभोग व्यय किया जा रहा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण किया जा रहा है, वो सब मार्केट में किया जा रहा है। जो भी हम व्यय कर रहे हैं वो मार्केट में करेंगे, तो उसमें मूल्य शामिल होता है। तो सकल मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब वापस वही चलेगा, सकल मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य हो गया इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, अब बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया, यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे तो हम आ जाएंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आया, उसमें हमने विदेशी साधन आय को जोड़ दिया, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम राष्ट्रीय आय पे। तो ये सिस्टम से हम राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय का मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंतिम व्यय की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो व्यय करने का जो भी गणना होती है कि बाजार में कितनी मात्रा बिकी है। सपोज बात है बाजार में किसी वस्तु की 100 मात्रा बिकी है, तो उसकी कीमत 5 रुपए है, तो फुटकर कीमत 5 रुपए, तो 5 इंटू 100 500 रुपए व्यय किया गया है, तभी तो वो चीजें आई है। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय में आता है घरेलू बाजार घरेलू बाजार से संबंधित जितने भी उपभोग होते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय की गणना करने के लिए उपभोक्ता परिवारों तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं को टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं तो सेवाओं की जो अंतिम बिक्री की जाती है उसकी कुल मात्रा को फुटकर कीमत से गुणा कर दिया जाता है। गैर निवासियों द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष क्रय को इसमें शामिल नहीं किया जाता, परंतु निवासी परिवारों द्वारा विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष क्रय को जोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत ही माइन्यूटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से पूछी जाने वाली बात है कि गैर निवासियों द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष क्रय को निजी अंतिम उपभोग में शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता है? तो उसका अर्थ है शामिल नहीं किया जाता है, परंतु निवासी परिवारों द्वारा विदेश में किए गए प्रत्यक्ष क्रय को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती है, टीवी, कार, फ्रिज, अर्ध टिकाऊ होती है, जो कम समय चलती, ज़्यादा समय नहीं चलती है और बहुत कम समय भी नहीं होती चलती। तो टिकाऊ और टिकाऊ वस्तुओं पर और सेवाओं पर जो बिक्री की जाती है उसको अंतिम उपभोग, यानी घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा जो खर्च किया जा रहा है उसे हम निजी अंतिम उपभोग में शामिल किया जाता है। आपका और हमारा उपभोग जो होता है, सरकार द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसे हम सरकारी अंतिम उपभोग में काउंट करते हैं। तो सरकार द्वारा, उद्यमों द्वारा जो भी सरकार को बेची जाती है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हैं, या उद्यमों द्वारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, कुछ इस चीज़ का उत्पादन होता है, तो उत्पादन करने जब सरकार किसी चीज़ को उद्योग पाइपलाइन बिछा रही है तो उसके लिए पाइप्स लेने पड़ेंगे, तो उद्यमों द्वारा लिए जाएंगे, तो उनकी कुल मात्रा को फुटकर कीमतों से गुणा कर दिया जाएगा, तो हमें पता लग जाता है कि सरकार द्वारा को कितनी मात्रा, कितनी वस्तुएं बेची गई है, सरकार का व्यय कितना गया है। दूसरा होता है सरकार द्वारा कर्मचारी को पारिश्रमिक को जोड़ा जाता है, तो सरकार ने कर्मचारी को कितना पारिश्रमिक दिया है, तो सरकार का तो व्यय है वो पारिश्रमिक। तीसरा, विदेशों से किए गए, विदेशों से भी यदि सरकार कुछ खरीदती है तो ये सभी चीजें सरकार खरीद रही है, तो सरकार व्यय कर रही है, तो व्यय कर रही है तो उसे काउंट करना पड़ेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। स्वयं उपभोग उत्पादन भी अंतिम उपभोग व्यय का ही भाग है, इसीलिए मूल्य ज्ञात करने के लिए इसकी मात्रा को उत्पादन के निकट प्रचलित कीमत से गुणा करता है। इस प्रकार मालिकों द्वारा खुद कापिज मकानों का आरोपित किराया भी घरेलू बाजार में अंतिम उपभोग में शामिल किया जाता है। खुद कापिज मकानों का आरोपित किराया भी घरेलू बाजार के अंतिम उपभोग में शामिल किया जाएगा। ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, मालिकों द्वारा खुद कापिज मकानों का आरोपित किराया शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तीसरा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें हमको पता ही है कि निर्माणों का होता है, मशीनरी पे भी होता है, फिक्स असेट क्रिएट किए जाते हैं। तो निर्माण पर किए जाने वाले व्यय की गणना के लिए निर्माण सामग्री, स्टील, ईंटें, श्रम, पूंजी, साधनों की मात्रा को उनकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है, तो पता लग जाता है कि उस पर कितना व्यय किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कम्युनिटी फ्लो अप्रोच कहते हैं।
नए निर्माण पर व्यय भी निम्न मदें शामिल होती हैं। सभी उत्पादक क्षेत्रों द्वारा स्वलेखा के लिए अचल संपत्ति का उत्पादन, जो अचल संपत्ति हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, वो सब हमारे निर्माण पर व्यय हो रहा है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण का पार्ट है। उपभोक्ताओं द्वारा नए मकानों की खरीद, निर्माण स्तर पर चालू कार्य, पूंजीगत मरम्मतें हो रही हैं। पुरानी इमारतों में किए गए मुख्य परिवर्तन या वर्तमान इमारत में नए कमरों का निर्माण। तो कुल मिलाकर निर्माण पर जो व्यय किया जा रहा है वो हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण के अंतर्गत है। स्थायी पूंजी निर्माण, स्थायी पूंजी निर्माण में मशीनरी पे भी, मशीनरी पर वे, ये भी स्थायी पूंजी निर्माण है। तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण के दो पार्ट हो गए। सॉरी, सकल घरेलू पूंजी निर्माण में सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, इसके दो पार्ट हो गए, निर्माण पर व्यय और मशीनरी पर व्यय। मशीनरी पे जो भी खर्च हो रहा है वो सब भी हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण है। और स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन जो उद्यमी वो है, जो भी माल अपना बना रहा है, तो अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक घटा देंगे, तो स्टॉक में जो भी परिवर्तन आया है वो हमें, वो किसको प्रकट करता है, वो प्रकट करता है पूंजी निर्माण को प्रकट करता है। इसको पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादक के पास बिना बिका हुआ स्टॉक स्वयं उनके द्वारा खरीदा हुआ माना जाता है। यदि कोई उद्यमी के पास कोई स्टॉक है तो वो उसने खरीदा है, तो एक तरह से निवेश है उसका। यही कारण है कि स्टॉक में परिवर्तन को उत्पादक द्वारा किए गए निवेश व्यय माना जाता है। तो उसका किसका, उत्पादक का निवेश व्यय है ये। एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा उन पर किए जाने वाले कुल व्यय में समानता स्थापित करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। और जो चौथा पार्ट है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात, निर्यात जो भी हमने निर्यात किया है उसमें से जो भी आयात किया उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शुद्ध निर्यात पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस प्रकार से चारों चीजें काउंट होती है, तो हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है व्यय विधि के माध्यम से। तो ये सारा चारों व्यय किया जा रहा है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। और ये जो पॉइंट्स है वो आप कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम वाले लिंक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो तीनों मेथड को डिस्क्रिप्टिव रूप से समझाया है। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।